एक साइकोपैथी अपनी ही पत्नी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लखनऊ के गोमती नगर में 20 अगस्त गुरुवार की दोपहर आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिव्या मिश्रा चर्चित पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या मिश्रा को उनके ही पति मानस वाजपेयी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मानस बैंक के बाहर पहुंचा और दिव्या से कुछ देर बात करने के बाद उसे गोली मार दी। इसके बाद वह वहां से भाग गया। परिवार के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा था और दिव्या उससे अलग होना चाहती थी। तलाक को लेकर मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच चुका था। परिवार का आरोप है कि मानस पहले भी दिव्या के साथ मारपीट करता था। शादी के बाद घर के खर्चे को लेकर भी दोनों के बीच विवाद था और पत्नी को आधा खर्च उठाने की बात कही गई थी। दिव्या मिश्रा पिछले कुछ समय से अपना हिस्सा देने से भी पीछे हट गई थी। परिवार का कहना है कि दिव्या पहले हुए एक्सीडेंट के बाद भी ठीक से चल नहीं पा रही थी, फिर भी उसे परेशान किया जा रहा था। हत्या के समय बैंक के बाहर का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें घटना के दौरान भगदड़ दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि मानस के पास 3 हथियार आए कहाँ से? वह ऑटो से बैंक तक पहुँचा कैसे और उसके साथ कोई और था या नहीं? हत्या के बाद मानस अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्या की पूरी वजह क्या थी, हथियार कहां से आए और इस वारदात में कोई और भी शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जाँच से सामने आएंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं चीनी का रेट कैसे बढ़ता जा रहा है। चीनी का रेट इतना क्यों बढ़ा, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कुछ देर रुकिए, हम आपको बताते हैं। पिछले 1 महीने में चीनी के दाम करीब 10% बढ़ गए हैं और कई जगह चीनी 50 रुपये किलो से ज़्यादा बिक रही है। थोक बाज़ार में भी इसका भाव 4650 से 4700 रुपये प्रति कुंटल है। अब सवाल ये है कि चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली और बड़ी वजह है एथेनॉल। सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। इसके लिए गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है, यानी जो गन्ना चीनी बनाने में लगना था उसका कुछ हिस्सा एथेनॉल बनाने में लगाया जा रहा है। दूसरी वजह है कम बारिश। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश कम हुई है और जून में 12 साल में सबसे कम बारिश हुई है। इससे अगले साल चीनी का बनना करीब 80 लाख टन तक कम हो सकता है। तीसरी वजह है गन्ने का दाम बढ़ना। गन्ना महंगा होगा तो चीनी बनाने का खर्चा भी बढ़ेगा। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। चीनी महंगी होगी तो मिठाई, चाय, त्योहारों का खर्चा भी बढ़ेगा। हाँ, इसका फ़ायदा किसानों और चीनी मिलों को हो सकता है, क्योंकि एथेनॉल से उनकी कमाई बढ़ सकती है। अब दाम रोकने के लिए सरकार ने चीनी को बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। साथ ही गन्ने के रस और बी हैवी से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाकर सी हैवी से एथेनॉल बनाने की तैयारी है, ताकि ज़्यादा चीनी बाज़ार में आए और दाम नीचे हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर चीनी महंगी हो रही है तो इसका बोझ आखिर आम आदमी की जेब पर क्यों पड़ रहे हैं? क्या सरकार ने इन कदमों से सच में चीनी सस्ती होगी या आने वाले त्योहारों में मिठाई और घर का खर्चा और बढ़ने वाला है? इस विषय पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं पीएम फंड की ओर। पीएम केयर फंड की नई जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक 31 मार्च 2025 तक इस फंड में कुल 8,452 करोड़ रुपए थे। पिछले साल ये रकम 7,173 रुपये करोड़ थी, यानी 1 साल में करीब 1,279 करोड़ बढ़ गई। इसमें से करीब 7,847 करोड़ रुपए एफडी यानी बैंक में कुछ समय के लिए जमा रखे गए हैं और करीब 605 करोड़ बैंक खाते में है। अब बात ब्याज की करें तो एफडी से 1 साल में करीब 469 करोड़ और बैंक खाते से करीब 600 करोड़ ब्याज मिला, यानी कुल करीब 475 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज आए। इस साल फंड में करीब 479 करोड़ रुपए देश से मिले चंदे से आए और करीब 93 लाख विदेश से मिले और करीब 325 करोड़ रुपए ऐसे थे जो काम में नहीं लगे और वापस फंड में वापस आ गए। अब सवाल ये है कि इतना पैसा जमा होने के बाद 1 साल में इसमें से कितना पैसा लोगों की मदद में लगाया गया? करीब 325 करोड़ रुपए वापस क्यों आए? और जब इतना पैसा बैंक में जमा है तो इसका इस्तेमाल कब और किन कामों में किया जाएगा? जनता से मिले इस पैसे का
पूरा हिसाब लोगों के सामने साफ साफ रखा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं उड़ीसा में बाढ़ का कहर। उड़ीसा में बाढ़ की हालत बहुत ख़राब है और 6 जिलों के 12.5 लाख लोग इससे परेशान हैं। गुरुवार को बालासोर में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशाने से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से भोगराई और बलियापाल के नए इलाके में भी पानी भर गया। सुवर्णरेखा में गुरुवार सुबह 3 बजे सबसे ज़्यादा पानी था। जलेश्वर के राजघाट में पानी 11.5 मीटर से ज़्यादा तक ऊपर पहुंच गया था, जबकि खतरा 10.5 मीटर पर ही शुरू हो जाता है। सुबह 9 बजे तक पानी थोड़ा कम होकर 11.5 मीटर रह गया, लेकिन अब भी खतरे से ऊपर है। उड़ीसा के मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि नदी में पानी बढ़ने की वजह झारखंड के गालूडीह बैराज से पानी छोड़ना और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश है। बालासोर की जलका और बुधबलंका नदियों में भी पानी बहुत बढ़ गया है। इस बाढ़ से बालासोर के 331 गांव डूब गए हैं। भोगराई के 28 पंचायतें और बलियापाल के 20 इलाकों में घरों तक पानी घुस गया है। बालासोर में जलसेर और चंदनसेर को जोड़ने वाली मेन सड़क पानी में डूब गई है, इसलिए गाड़ियां चलना बंद हो गई है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज और केंझर जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कई जगह नदी के किनारे टूट गए हैं, गाँव में पानी भर गया है और रास्ते बंद हो गए हैं। अब सरकार ने एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगा दी हैं और लोगों को बचाने का काम चल रहा है। सरकार कह रही है हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बालासोर को नॉर्मल होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। अब सवाल सरकार से है, हर साल बाढ़ आती है, फिर नदी के किनारे मजबूत क्यों नहीं बनाए जाते? झारखंड ने पानी छोड़ा तो उड़ीसा सरकार को पहले पता क्यों नहीं चला? पानी इतना ऊपर चला गया तब लोगों को पहले क्यों नहीं निकाला गया? 12 लाख लोग फंसे हैं, क्या सबको खाना और दवा मिल रही है या सिर्फ कागज़ों पर दिख रहे हैं? जनता को मदद चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं असम की उस बाढ़ की ओर। असम की बाढ़ जिसने इस बार लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से हिला दी। भारी बारिश और नदियों के उफान से आई इस बाढ़ में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग इसकी चपेट में आए हैं। गांव डूबे, घर और खेत बर्बाद हुए, मवेशी बह गए और हज़ारों लोग को राहत शिविरों में जाना पड़ा। सरकार की तरफ से बचाव के लिए एनडीआरएफ और दूसरी टीमें लगाई गईं। लोगों को सुरक्षित जगहों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया, खाना और ज़रूरी सामान बांटा गया। हाल ही में 31,951 बाढ़ पीड़ितों परिवारों को 15-15 हज़ार रुपये की मदद दी गई और अब तक कुल 146 करोड़ रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद दी जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने असम के लिए 379 करोड़ रुपए की एसडीआरएफ मदद भी मंजूर की है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ राहत देने का नहीं है, सवाल ये है कि बाढ़ को रोकने और उसका नुकसान कम करने के लिए पहले क्या किया गया। साल 2021 में असम को 5 साल में बाढ़ से मुक्त करने का वादा किया गया था, लेकिन 5 साल बाद भी हर साल वही हाल देखने को मिल रहा है। इस बार की बाढ़ में भी एक्सपर्टों ने कहा कि सिर्फ भारी बारिश की वजह नहीं है, जंगलों की कमी, रेत की खुदाई, नदियों के आसपास बढ़ता निर्माण और कमज़ोर बाढ़ प्रबंधन ने नुकसान को और बढ़ाया है। अब सवाल ये है कि जब सरकार को पता है कि असम हर साल बाढ़ में डूबता है, तो बाढ़ आने के बाद राहत देने के बजाय पहले से पक्की तैयारी क्यों नहीं होती है? बाढ़ रोकने के नाम पर जो पैसा आता है उसका पूरा इस्तेमाल और हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता है? और अगर 5 साल में असम को बाढ़ से बचाने का वादा किया गया था, तो आज भी वहाँ के लोग अपना घर, खेत और मवेशी बचाने के लिए क्यों भाग रहे हैं? असम के लोगों को हर साल राहत नहीं, अब बाढ़ से बचने का पक्का इंतजाम चाहिए। बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।